नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। अंतरिक्ष में नासा और इसरो ने रचा इतिहास। दोनों का संयुक्त उपग्रह निसार सफलतापूर्वक लॉन्च। अंतरिक्ष से पृथ्वी की करेगा निगरानी। आपदा प्रबंधन, कृषि और जल प्रबंधन में साबित होगा गेम चेंजर। आतंकवाद पर दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर बरसे विदेश मंत्री। कहा, खून और पानी नहीं बह सकते साथ साथ। संघर्ष विराम में किसी भी देश की मध्यस्थता से किया इनकार। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर कसा तंज। कांग्रेस शासन के दौरान हुए आतंकी हमलों पर पाकिस्तान के साथ संबंधों पर उठाए सवाल। कहा, वे हमें गोलियों से भूनते रहे और हम उन्हें बिरयानी खिलाते रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज में डॉक्टरों की बड़ी भूमिका पर दिया जोर। एम्स कल्याणी के पहले दीक्षांत समारोह में कहा, मेडिकल जगत में आधुनिक तकनीक को मिले ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा। मोदी सरकार को मिली एक और बड़ी सफलता। 127 साल बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष ब्रिटेन से वापस लाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति हम प्रतिबद्ध। और अब विस्तार से समाचार। नासा और इसरो के संयुक्त मिशन निसार को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसकी सफल लॉन्चिंग की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी लॉन्चिंग की लाइव प्रक्रिया देखी। ये मिशन कई मायनों में खास है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं पर रिसर्च में मदद मिलेगी। साथ ही इसकी दोहरी रडार प्रणाली सटीक डाटा एकत्रित करने में मदद करेगी। निसार उपग्रह से पृथ्वी की बेहतर निगरानी की जा सकेगी। निसार मिशन के जरिए धरती पर आने वाली आपदाओं, विपरीत परिस्थितियों के बारे में सार्थक जानकारी जुटाकर उसके निवारण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। खासकर कृषि और किसानों को बेहतर फसल योजना बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे सूखा या बाढ़ जैसी स्थितियों से पहले ही निपटा जा सकेगा। इसके अलावा ये जलवायु परिवर्तन पर भी नजर रखेगा। समुद्री जल स्तर और ग्लेशियर बर्फ की चादरों में हो रहे बदलावों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग होगी। जंगलों की कटाई और वनस्पति में परिवर्तन का असर दिखेगा। सतही जल संसाधनों की मैपिंग इसके जरिए आसान हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के कल्याणी स्थित एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स कल्याणी के छात्रों को संस्थान के इतिहास में शामिल होने के साथ ही देश के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभानी है। आप जो प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे, उसके आधार पर एम्स कल्याणी की पहचान बनेगी। इस प्रकार इस संस्थान के इतिहास में शामिल होने के साथ साथ आप सब एम्स कल्याणी के भविष्य निर्माता भी हैं। दीक्षांत अर्थात औपचारिक शिक्षा के संपन्न होने के साथ साथ हमारी परंपरा में समावर्तन संस्कार भी होता था। समावर्तन का भावार्थ है शिक्षित और दक्ष होकर समाज में वापस लौटना। समावर्तन के साथ ही व्यवहारिक जीवन में प्रवेश का शुभारंभ होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जीवन में हमेशा नया सीखने की ललक होनी चाहिए और इसीलिए अपने अंदर के छात्र को हमेशा जीवित रखना जरूरी है। ये याद रखना है कि विद्या का अर्जन करना निरंतर चलने वाले प्रक्रिया है। ये आपका शेष स्टेप नहीं है, शेष पाया नहीं है। विद्या प्राप्त करने की कामना रखने वाले विद्यार्थी कहलाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नित नए बदलाव होते रहते हैं। अपने अंदर के विद्यार्थियों को आप सदैव जीवंत बनाए रखिए और नई शोध अनुसंधानों तथा चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले को पहलगाम हमले के बाद उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ न जब दोस्ती थी न ही गुडविल, तो ऐसे में सिंधु जल समझौते की जरूरत क्या थी। Since 1960, we have had neither goodwill nor friendship. We've had terrorism, we've had attacks on our population, we've had wars. Such a treaty had to be dealt with, and this government dealt with it. सभापति महोदय, मैं एक बार और दोहराना चाहता हूँ कि उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू एंड कश्मीर के किसानों पर नहीं थी, उनको सर फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी। उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक कार्रवाई के बारे में बताया और कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की कड़ी कार्रवाई को देखा। Objective of Operation Sindoor was hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. It was also said that our actions are focused, measured, and non-escalatory in nature, and we are living up to a commitment. I will come to that commitment, sir, in the UN Security Council, that those responsible for the attack will be held accountable. राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान सदन के नेता जेपी नड्डा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो रोल हमारी पुलिस और आर्मी ने निभाया उसे देश नमन करता है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी महत्वपूर्ण होती है और फौज को हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप ही देती है। यह जरूर है कि सारी घटना में जो रोल हमारे जांबाज फौज ने किया, जो रोल हमारी पुलिस ने किया, जो रोल हमारी आर्मी ने किया, उसको देश नमन होकर के उनके प्रति आदर के साथ। लेकिन मैं इस हाउस के माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फौज को आदेश पॉलिटिकल लीडरशिप देती है। और इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अ सेंसिटिव गवर्नमेंट, अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, एंड अ गवर्नमेंट which responds according to the need of the hour. जेपी नड्डा ने कहा कि अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। 2010 से 2014 जहां स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट इस दौरान 2654 थे, वहीं आज एक भी स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट नहीं है। कश्मीर में क्या बदलाव आया धारा 370 समाप्त होने के बाद? वहां स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स जो 4 साल में 2010 से 2014 में 2654 थे, आज 0 है, 0। लास्ट 3 इयर्स 0। आर्टिकल उसी तरीके से वैली लगभग साल में 132 दिन बंद रहती थी, आज पिछले 3 सालों से एक भी दिन वैली बंद नहीं हुई है, एक भी दिन वैली बंद। तो आपको परिवर्तन दिख नहीं रहा है। उसी तरीके से आज लोकल टेररिज्म समाप्त हो गया है। अब ये फॉरेन इन्वेडेड टेररिस्ट ही रहे हैं, ये छोटी घटना नहीं है और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। उसी तरीके से अब लाइफ ऑफ ए टेररिस्ट एवरेज इज 7 डेज। 7 दिन के अंदर टेररिस्ट नस्तो नाबूद हो रहा है और ये 0 टॉलरेंस का नतीजा है।
राज्य विधानसभाओं को डिजिटल और भाषाई रूप से समावेशी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ये जानकारी लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा में नई तकनीकी सुविधाएं जोड़ी गई हैं ताकि देश की सभी भाषाओं में विधायी कार्रवाई को सुगम बनाया जा सके। अब नेवा पोर्टल को देश के 22 अनुसूचित भाषाओं और अंग्रेजी में देखा और समझा जा सकता है। इसके लिए भाषा अनुवाद तकनीक भाषिणी को सिस्टम में एकीकृत किया गया है, जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट मशीन ट्रांसलेशन को संभव बनाती है। अब तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं ने नेवा को अपनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और जून 2025 तक 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं पूरी तरह डिजिटल बन चुकी हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र अवशेषों और धरोहरों को करीब 127 साल बाद भारत वापस लाने पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुशी जताई है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास के साथ विरासत को भी सहेजने का काम हो रहा है। ये करीब 2500 साल पुराने पवित्र अवशेष भारत ही नहीं, दुनिया की अमूल्य विरासत हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को नीलामी से बचाकर करीब 127 साल बाद फिर से भारत लाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण ये दिन है और किस तरीके से ये इन अवशेषों को लाया गया हांगकांग से भारत? अंग्रेजों के समय में हुई खुदाई में वो अवशेष वापस मिले, जिन पर लिखा गया था ये भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। दूसरे कैस्केट पर यह भी लिखा था कि उनके परिवार के लोगों ने, परिवार के लोगों के भाइयों ने, परिवार के महिलाओं ने, उनकी बहनों ने जो उनकी स्मृति में अवशेष इन अस्थि अवशेषों के साथ रखे थे, उनमें से एक बड़ा हिस्सा भारत से निकल करके उस समय इंग्लैंड में चला गया। शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो लौट करके भारत में आएगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि भारत की विरासत का सम्मान करते हुए हमें विकसित होना है, उस दृष्टि के अनुरूप काम करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आज हांगकांग में सॉथबीज में जहां ऑक्शन हो रहा था, उस ऑक्शन को रुकवा करके हम इन पवित्र अवशेषों को, इस अमूल्य धरोहर को, इस अमूल्य निधि को भारत वापस लाने में कामयाब हुए हैं। सर, कितना मुश्किल था ये पूरा अभियान चलाया गया? निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था। हमारे पास में जब सूचना आई थी, ASI को पता लगा था, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से सूचना आई थी और 3-4 दिन में प्रोएक्टिव तरीके से काम करके एक बार उस ऑक्शन को पोस्टपोन करवाया और उसके बाद में प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारत सरकार के जो है ASI के और यूनियन म्यूज़ियम के अधिकारियों को वहाँ भेजा, उनका इंस्पेक्शन कराया और इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया को पार करके आज का ये शुभ दिन आया है। इसमें हमने अनेक देशों से सहयोग मांगा। इसके अतिरिक्त भी जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, गॉडरेज फाउंडेशन के फिरोज शाह गॉडरेज, उन्होंने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। भारत की विरासत को भारत में लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक नई शुरुआत, एक नए सूर्योदय का समय। और मैं मानता हूं कि जब एक बार फिर भारत की विरासत को सहेजने संवारने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। कौन कौन से अवशेष हैं, क्या क्या वस्तुएं इसमें हैं और किस तरीके से इसको लोग देख पाएंगे आगे? बहुत सारे चीज़ें हैं, जो कुछ मणियाँ हैं, कुछ बीड्स हैं, कुछ सोने से बने हुए आभूषण हैं, कुछ अन्य मेटल से बने हुए आभूषण हैं। जैसा उस पर लिखा गया था कि उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा दिया गया। इसका एक बड़ा हिस्सा पहले से भारत सरकार के इंडियन म्यूज़ियम में है। आने वाले समय में इस सब को जोड़ करके एक हॉलिस्टिक एग्जीबिशन जिसको हम प्लान कर रहे हैं वो करेंगे, तब जनता के, सबके, आम आदमी के इसको देख सके और एक गौरव की अनुभूति कर सके, भारत के उस इतिहास और इतिहास की धरोहर को समझ सके। ये हम करते हैं। ये तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका कहना है कि एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की, जिस तरीके से इन अवशेषों को जो है 127 साल के बाद फिर से एक बार भारत लाया गया है। ये दिखाता है कि तरीके से सरकार जो है विकास और विरासत दोनों को साथ में लेकर चल रही है और बहुत ही जल्द इन अवशेषों का जो है आम लोग भी दर्शन कर पाएंगे। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। बिहार में सीएम नीतीश कुमार लगातार लोकहित के बड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होंने अब राज्य भर की आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में करीब 3 गुना बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से की। इसका फायदा राज्य की 1 लाख से ज्यादा आशा और ममता कार्यकर्ताओं को मिलेगा।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। उनको मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया है। सीएम ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। नई व्यवस्था के तहत आशा कार्यकर्ताओं को अब हर महीने 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव मिलने वाली 300 रुपए की राशि को बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। बिहार में कुल 91,094 आशा कार्यकर्ता हैं और 4,364 आशा फैसिलिटेटर हैं और इनके द्वारा आज बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। इन सभी लोगों के जो उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है, उस प्रोत्साहन राशि में आज एक साथ 3 गुना इजाफा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से दोनों वर्गों के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और प्रभावशाली भी मजबूत होगी। सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं की सराहना भी की। बिहार में संपूर्ण टीकाकरण अभियान में 2002 में 18% था। ये साल 2024 में बढ़कर 90% तक पहुंच गया। इसमें भी आशा कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा सरकार की कई योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय आशा कार्यकर्ताओं को ही जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से आशा और ममता कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। प्रोत्साहन राशि बढ़ा के 1,000 से 3,000 कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पूरे बिहार राज्य में जो 1,60,000 हमारी आशा बहनों का जो परिवार है, इस परिवार के लिए हमारे लिए आज बहुत ही बड़ी खुशी का पल है कि बिहार सरकार की ओर से हम लोग जो मांग किए थे, आज बिहार सरकार ने हम लोगों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुधार हुआ है। पहले राज्य से बाहर इलाज के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब बिहार दूसरे राज्यों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने को तैयार है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है और पुराने अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी कॉलेजों में बदला जा रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से सीएम लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो राशि बढ़ाई है, एक स्वागत योग्य और शानदार कदम है। यह उनके कठिन परिश्रम का फल है और एनडीए डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम कर रही है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं में और भी तेजी आने की उम्मीद है। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश नारायण और कुमार आलोक की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत सेना ने एलओसी के जरिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के पास से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के बाद सेना ने अब ऑपरेशन शिव शक्ति शुरू किया है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी पर एक सफल आतंकवाद रोधी अभियान चलाया। इस अभियान को ऑपरेशन शिव शक्ति नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया जो सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इस ऑपरेशन में 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की सटीक और समन्वित खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि एक सफल घुसपैठ रोधी अभियान में भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। त्वरित कार्रवाई और सटीक गोलाबारी ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। 3 हथियार बरामद किए गए हैं। अपनी खुफिया इकाइयों और जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली समन्वित खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह अभियान सफल रहा। अभियान जारी है। इससे पहले सोमवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। इन आतंकियों में एक लश्कर तैयबा का कमांडर सुलेमान भी शामिल था। इसके अलावा 2 अन्य आतंकी अफगान और जिब्रान भी लश्कर के A ग्रेड के आतंकवादी थे। आतंकी सुलेमान पहलगाम और गगनगीर आतंकी हमले में लिप्त था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत इन 3 आतंकियों को ढेर किया।
लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि इन तीनों आतंकवादियों ने ही पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था। अमित शाह ने सदन में आतंकियों की पहचान से जुड़े तथ्य बताए थे। इसके अलावा पहलगाम हमले में इन आतंकियों के शामिल होने की पुष्टि FSL चंडीगढ़ में घटनास्थल से बरामद हुए कारतूसों के मिलान के बाद हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत के खिलाफ ओवल टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इंग्लिश टीम के नियमित टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स इस मैच में कंधे में चोट के चलते प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। इस मैच में बेन स्टोक्स की जगह इंग्लिश टीम की कमान ओली पॉप संभालते नजर आएंगे। इसके साथ इसके अलावा जोफ्रा आर्चर भी अंतिम 11 में नहीं है। वहीं लियाम डॉसन को भी टीम में जगह नहीं मिली है। और आपको सीधे ले चलते हैं राज्यसभा। ये बार बार कहते हैं